एक बार फाइनली वेयर हाउसिंग रिवाइज करते हैं, फिर हमारा वेयर हाउसिंग कॉन्सेप्ट हो गया ख़त्म। स्टार्ट से करें, फटाफट आंसर दो। हाँ, हमने सबसे पहले क्या पढ़ा? वेयर हाउसिंग। ये किसको फैसिलिटी अवेलेबल है? ट्रेडर्स और जो डायरेक्टली इंपोर्ट करते हैं उनको, डायरेक्ट इंपोर्टर्स को। बराबर। हमने बोला कंट्री के अंदर लाने के पहले, होम कंजम्पशन के पहले आप इसको बाहर में रख सकते हो विदाउट पेइंग कस्टम्स ड्यूटी। बस क्या फाइल करना पड़ेगा आपको? इनटू बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री, और उसके साथ साथ बॉन्ड बना दो 3 टाइम्स दी अमाउंट ऑफ कस्टम्स ड्यूटी का, क्योंकि हमको ड्यूटी इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ सकता है, पेनल्टी वगैरह का। और मतलब एंड और सिक्योरिटी, सिंपल। फिर हमने बोला जब इधर से निकालोगे तब क्या फाइल करना रहेगा? एक्स बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री प्लस जो ड्यूटी रहेगी वो पे करनी रहेगी, सिंपल। ठीक है। अब कन्वर्जन रेट कब का देखेंगे? जब आप बाहर निकालोगे गुड्स को, करेक्ट। ठीक है। वेयर हाउस गुड्स मतलब जब डिपॉजिट में रखे हो वेयर हाउस में। ठीक है। लाइसेंस जो लेगा वो लाइसेंस ही कहलाया जाएगा, जो वेयर हाउस चलाता है। वेयर हाउसेस 3 तरीके के हैं, पब्लिक, प्राइवेट एंड स्पेशल। ठीक है। उसके अलावा लाइसेंस जब भी आप लोगे तब उसका कुछ वैलिडिटी पीरियड है क्या? नहीं। तो कैंसिल कैसे हो सकता है? या तो सुमोटो, खुद कैंसिल करना चाहो तो खुद कर लो, या तो कुछ कॉन्ट्रवीन करा है तो पीओ करवा सकता है। बट अगर कैंसिल होता है तो रिटन रिप्रेजेंटेशन से होएगा, बराबर, रिटन रिक्वेस्ट से होएगा। यस, ठीक है। कैंसिल होने के कितने दिन के अंदर अंदर आपको मटेरियल शिफ्ट कराना पड़ेगा? 7 डेज। अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देना पड़ेगा। ठीक है। 7 डेज में या तो दूसरे इसमें डाल दो, या तो होम कंजम्पशन या तो एक्सपोर्ट, करेक्ट। सस्पेंड किया जा सकता है जबकि प्रोसीडिंग चल रही है तभी, बट और जब तक गुड्स अपने वेयर हाउस में तब तक वो गवर्न किए जाएंगे वेयर हाउसिंग से, कस्टम्स के एक्ट से, बराबर। ठीक है। फिर अपन ने जो 3 वेयर हाउसेस की बात करी, कौन से थे? पब्लिक, प्राइवेट, स्पेशल। उसके बारे में देखते हैं 57, 58, 58A। पब्लिक वेयर हाउस कोई भी इंपोर्टर रख सकता है। एनी इंपोर्टर कैन डिपॉजिट देयर ड्यूटिफाइबल गुड्स। प्राइवेट में जो जिसका लाइसेंसी है, जिसके पास वो है, वही रख सकता है खाली। स्पेशल बॉन्डेड में नोटिफाइड बाई CBIC जो है वो डिपॉजिट कर सकते हैं। कस्टम्स का लॉक कहाँ पे लगता है? सिर्फ स्पेशल वेयर हाउस में, बाकी जगह पे लगेगा क्या? नो, सिर्फ इधर पे फिजिकल कंट्रोल्स नहीं रहेंगे अथॉरिटी के, जब आप एक्सपोर्ट करोगे तब रहेंगे। इधर पे तो आप जाओ, देखो, निकालो, कुछ भी करो, आपको नोटिफाई करना पड़ेगा। पीओ का एक बंदा आएगा, उसके सामने ही आप कर सकते हो। इधर पे जो है एंट्री बेस्ड रिकॉर्ड कंट्रोल्स रहेंगे। मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस पब्लिक में अलाउड है क्या? नहीं, सिर्फ प्राइवेट में अलाउड है और स्पेशल में अलाउड है, सिंपल। बट इसके लिए भी प्रिंसिपल कमिश्नर या कमिश्नर का परमिशन लो, सिंपल। ठीक है। फिर हमने देखा बॉन्ड के बारे में। बॉन्ड बनाना पड़ता है, कंसाइनमेंट बॉन्ड, जनरल बॉन्ड। कंसाइनमेंट बॉन्ड एक स्पेशल कंसाइनमेंट के लिए, स्पेसिफिक कंसाइनमेंट के लिए 3 टाइम्स दी अमाउंट, जो अपन ने इंट्रोडक्शन में ही देखा था। और इधर पे एक नोटिफाइड पीरियड के लिए, स्पेसिफाइड पीरियड के लिए, बेस्ड ऑन दी पास्ट डेटा या तो एंटिसिपेटेड इंपोर्ट्स, करेक्ट। ठीक है। इसके बाद में हमने क्या बोला? मैन्युफैक्चरिंग आप कर सकते हो वेयर हाउस में। अगर मैन्युफैक्चरिंग के बाद फिनिश गुड्स जो है आपके, वो आप एक्सपोर्ट कर रहे हो तो कस्टम्स ड्यूटी लगेगा क्या? नहीं। इसके अलावा हमने क्या देखा? अगर इसका स्क्रैप बचता है वो भी आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, कस्टम्स ड्यूटी लगेगा क्या? नहीं। बट आप इंपोर्ट कर रहे हो, होम कंजम्पशन के लिए ला रहे हो, कस्टम्स ड्यूटी लगेगा। यस, इंपोर्ट ड्यूटी लगेगा। क्या रेट पे? जो स्क्रैप है उसके रेट पे, कि ओरिजिनल आइटम के रेट पे? स्क्रैप के रेट पे, बराबर। ठीक है। इधर पे होम कंजम्पशन है तो इंपोर्ट ड्यूटी लगेगा। सेल और स्क्रैप और वेस्ट, वेरी गुड, सिंपल, वेरी गुड। आगे बढ़े। इसमें अपन ने देखा रॉ मटेरियल
if any imported materials are used in accordance with the provisions of 65 for the manufacturing of any goods and the rate of duty on the imported material exceeds the rate of duty leviable on such goods, the central government is satisfied that in the interest of the establishment of the development of domestic industry, हम बोल रहे हैं यार फिनिश गुड्स तो हमारा सस्ता है, रॉ मटेरियल का तुम्हारा इम्पोर्ट ड्यूटी महंगा है, तो हमको फिनिश गुड्स के ऊपर लगाने दो, तो इस पर गवर्नमेंट चाहे तो रिलीफ दे सकता है. सिंपल. आगे बढ़े. रिमूवल ऑफ गुड्स फ्रॉम द वेयर हाउस. किधर किधर रिमूव कर सकते हो? दूसरे वेयर हाउस में, होम कंजम्पशन या तो एक्सपोर्ट. दूसरे वेयर हाउस में कर रहे हो तो बस ट्रक ध्यान से लॉक करके लेके जाओ, उधर बराबर से माल अपना उतारो. यस. ईओ का परमिशन लगेगा क्या प्रायर? यस. अच्छा, ये लॉक वॉक का सिस्टम इतना क्यों? क्योंकि प्रिवेंट करना है हमको, कुछ लीकेज नहीं होना चाहिए बीच में, वरना तो लोग चोरी करके लेके चले जाएंगे बीच में विदाउट पेइंग कस्टम्स ड्यूटी. वेयर हाउस 1 एक्सबॉन्ड बिल ऑफ एंट्री, मतलब होम कंजम्पशन के लिए निकाल रहे हो वेयर हाउस 1 से, तो एक्सबॉन्ड बिल ऑफ एंट्री प्लस डिप. सिंपल. इसके बाद में वेयर हाउस से आप एक्सपोर्ट कर रहे हो तो इसका प्रोसीजर फॉलो करो. शिपिंग बिल दो, एक्सपोर्ट ड्यूटी पे करो, इंपोर्ट ड्यूटी अगर स्मगल बैक होने वाला है ये हमको पता चल रहा है ऐसा तो, और सब देखो सब फुलफिल हो रहा है कि नहीं. ऑर्डर फॉर क्लियरेंस पर एक्सपोर्ट मिलने के बाद आप उसको भेज सकते हो. प्लेस आउटसाइड इंडिया अगर एक्सपोर्ट कर रहे हो तो प्लेस आउटसाइड इंडिया मतलब ही एक्सपोर्ट. यस. रिलैंक्विशमेंट ऑफ टाइटल, अगर आप होम कंजम्पशन के लिए क्लियर नहीं करे हो उसके पहले आप गिव अप कर सकते हो कि आपका आइटम. यस. कंडीशन खाली इतना है कि वो ऑफेंस नहीं करा हुआ होना चाहिए वो गुड्स पे. करेक्ट. बस पेनल्टी पे कर दो कि कस्टम्स ड्यूटी पे करने का ज़रूरत नहीं है. सिंपल. अलाउबिलिटी इन केस ऑफ वोलेटाइल गुड्स. नॉर्मल लॉस अलाउड है क्या? इनटू बॉन्ड जब फाइल करा था तभी 1000 लीटर था, जब एक्स बॉन्ड किया तब 990 लीटर, बट ये तो नॉर्मल लॉस था क्योंकि अल्कोहल डीजल ये सब में बहुत उड़ता है, तो इसलिए हमने बोला कि ठीक है जो एक्स बॉन्ड में जा रहे हैं बस उतना ही पे करो. इसमें वेयर हाउस ओनर की भी गलती नहीं है, आपकी भी गलती नहीं है. सिंपल. ठीक है. इसके बाद में अगला देखा इम्प्रॉपर रिमूवल 67, 68, 69, मतलब वेयर हाउस 1 टू वेयर हाउस 2 या होम कंजम्पशन या एक्सपोर्ट के अलावा आप रिमूव कर रहे हो नहीं चलेगा. सिंपल. 72 बोलता है अगर इसको कॉन्ट्रावीन करते हो 61 के टाइमलाइन के बाहर, टाइमलाइन अभी देखी हमने, या 59 बॉन्ड बनाया बट रिमूव नहीं किया, रिमूवल के समय बट रिमूव नहीं किया, हाँ, तो फिर ये एक्टिवेट हो जाएगा. सिंपल. एक मिनट. which have not been cleared for home consumption and export are not duly accounted for. ठीक है. बॉन्ड तो बनाए बट आप क्लियर नहीं करें तो ये 72 एक्टिवेट हो जाएगा. डिप मांगेंगे और नहीं दिया तो डिटेन करके सेल करेंगे. बस अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ट दे दो. कैंसिलेशन एंड रिटर्न, भाई सब बराबर से पेमेंट हो गया, क्लियर हो गया, उसके बाद तुम तुम्हारा बॉन्ड लेके जाओ और अगर वो मांग रहा है कहीं और पे तो उधर पे डिलीवर कर दो. सिंपल. इसके बाद में हमने अभी पीरियड देखा. वेयर हाउसिंग पीरियड मतलब जितने टाइम हम वेयर हाउस में रख सकते हैं बिना कस्टम्स ड्यूटी पे करे. करेक्ट. एक्सटेंड हो सकता है क्या? यस. कमिश्नर एक्सटेंड कर सकता है. जनरली EOU ESTP इन लोग के लिए क्या है? वेयर हाउसिंग पीरियड नो लिमिट. इंटरेस्ट है क्या? इसलिए नो इंटरेस्ट. इंटरेस्ट किस पे लगता है? इंटरेस्ट इज पेड ऑन कस्टम्स ड्यूटी. बराबर. तो अगर कस्टम्स ड्यूटी 0 तो इंटरेस्ट, देयरफॉर if CD is 0 then interest. correct. warehouse where manufacture and other operations are permitted. capital goods हो, other goods हो, एक्स बॉन्ड जब भी फाइल करो या कंजम्पशन जब भी करो तब आप निकाल सकते हो. तो कोई लिमिट है क्या? नो. इंटरेस्ट है क्या फिर? नो. अदर देन दी अबाव एक्सपायरी ऑफ 1 ईयर तक के आपको निकालना ही पड़ेगा. कहाँ से एक्सपायरी? जब वो पीओ आपको इनटू बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री फाइल करने का परमिशन देता है, मतलब गुड्स अंडर डालने का परमिशन देता है, वहाँ से 1 ईयर. करेक्ट. बट हमको बोला गया है अगर 90 डेज में आप नहीं निकालते हो तो आपका इंटरेस्ट का मीटर ऑन हो जाएगा. कब पे करोगे? जब कस्टम्स ड्यूटी पे कर रहे हो, बट मीटर ऑन हो जाएगा 90 डेज के बाद. करेक्ट. कब तक रख सकते हो? 1 ईयर तक के. सिंपल. इंटरेस्ट रेट इज
15% पर एनम, करेक्ट। इसके बाद क्या देखा हमने, 5 इयर्स तक के रिकॉर्ड जो है वो मेंटेन करके रखना है आपको। फिर एक और पार्ट देखा जिसमें हमको बोला है ओनर्स राइट टू डील विद वेयर हाउस्ड गुड्स, बराबर। ओनर जो है, ओनर के पास टाइटल है क्या, ओनर हैज द टाइटल, ओनरशिप है, पोजेशन है क्या, नहीं, समझे। बट किसके पास है ये, वेयरहाउस कीपर ओनली हैज टेम्पररी पोजीशन एंड कस्टडी, बराबर। ओनरशिप है क्या, बिल्कुल भी नहीं, समझे। तो इसके ये राइट्स है, इसके ओनर के, therefore owner has following rights। क्या क्या राइट है, पहला बोलो। दूसरा वाला बाद में लिखते, थर्ड। ड्यूरिंग स्टोरेज इन द वेयरहाउस, बराबर, समझ में आया। इसी के साथ हम लोग का टॉपिक होता है ख़त्म। ये लास्ट पॉइंट एक बार लिख लेना, उसके पहले क्वेश्चंस के आंसर्स दे दो मुझे, फिर लिख लेना आप आराम से। Interest fee period of 90 days under 61(2) in respect of warehouse goods commences from the day on which an into bond bill of entry in respect of such goods is presented. Comment on the validity of the statement. क्या बात है, whether the statement is valid? No, it is not. It is invalid. क्यों? जब ऑर्डर मिलता है हमको इंटू का, तब से 90 डेज कैलकुलेट होएगा। जब एक्चुअल में आपने इंटू बॉन्ड फाइल किया तब से होएगा क्या, नहीं। इसलिए हमने स्पेसिफिकली उधर मेंशन किया था कि जब फाइलिंग हुआ है तब से वो डेट रेलिवेंट नहीं है। सेकेंड, इफ मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस आर कैरीड आउट ऑन वेयरहाउस गुड्स एंड फिनिश्ड प्रोडक्ट्स आर क्लियर्ड फॉर होम कंजम्पशन, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कर रहे हैं हम लोग, then appropriate duty of custom should be levied on the quantity of the warehouse goods contained in the waste or refuse arising of such manufacturing process। वापस से समझ लो, हाँ। if manufacturing operations are carried out, मैन्युफैक्चरिंग अंदर हो रहा है, warehoused goods and finished products दोनों की दोनों कहाँ पे गए हैं, then appropriate duty of custom should be levied on the quantity of the warehouse goods contained in the waste and refuse arising out of manufacturing process। मतलब क्या बोल रहा है ये, मतलब ये क्या बोल रहा है, appropriate duty of customs should be levied of the warehouse goods contained in the waste or refuse arising out of manufacturing process। मतलब कि वेस्ट और रेफ्यूज में भी अगर कुछ निकलता है तो उस पर भी कस्टम्स ड्यूटी लगेगा, जो ओरिजिनल इसका आइटम का कस्टम्स ड्यूटी है वो। यस, कमेंट ऑन द वैलिडिटी ऑफ द स्टेटमेंट। करेक्ट है, क्योंकि हम लोग मेन आइटम और ये दोनों आइटम कहाँ पे ला रहे हैं, होम कंजम्पशन में, तो रेट सेम रहेगा।
वर्डिंग्स डिफरेंट है इसका थोड़ा. यस, ये एक बार देख लेना. Enumerate the circumstances under which goods are considered to have been removed improperly from warehouse. कौन से situations है? अगर आप 67, 68, 69 ये सेक्शन 71 में दिया था, तो सेक्शन 71 को फॉलो नहीं करते हो, या टाइमलाइन फॉलो नहीं करते हो, 61 की टाइमलाइन फॉलो नहीं करते हो, या बॉन्ड जो बनाया है, बॉन्ड तो सही से बनाया बट गुड्स निकाले ही नहीं है. यस. विपुल, ये बाद में देखेंगे विपुल वाला. BL Limited imported super kerosene oil and stored it in a warehouse. An ex-bond bill of entry for home consumption was filed and duty was paid as per the rate prevalent on the date of presentation of such bill of entry, and the order for home clearance was passed. On account of highly combustible nature of SKO, the importer made an application to permit the storage of such kerosene oil in the same warehouse until actual clearance of the sale or use. The application was allowed. However, the rate of duty increased when the goods were actually removed from the warehouse. ध्यान से देखना, क्वेश्चन अच्छा है. The department demanded the differential duty. The company challenged the demand. Whether it will succeed? लगेगा इंटरेस्ट का बात नहीं कर रहे हैं हम, ड्यूटी का बात कर रहे हैं. इधर पे हम क्या बोले कि वोलेटाइल नेचर चलेगा, बट कब? एक्सबॉन्ड बिल के पहले, होम कंजम्पशन के पहले अगर कुछ कम होता है तो आपको उसको बफर दे सकते हैं. बट एक्सबॉन्ड फाइल करने के बाद, होम कंजम्पशन के बाद, ड्यूटी पे होने के बाद, रेलेवेंट डेट पे तुम बोल रहे हो अरे अभी कम हो गया प्लीज़ हमको ये करो, तो हम लोग सही कर रहे हैं क्या? नहीं. डिपार्टमेंट सही है क्या? यस. पढ़ेगा एक बार इसके आंसर को. अच्छा, क्वेश्चन वो है ही नहीं, अपन ने इंटरप्रीट गलत किया. अपन ने इंटरप्रीट क्वेश्चन को गलत किया, तो आंसर अपन ने जो गलत क्वेश्चन फ्रेम किया उसके हिसाब से दिया. वो आंसर सही है बट क्वेश्चन के हिसाब से सही आंसर नहीं है. क्वेश्चन क्या है? तो इसने एक्सबॉन्ड फाइल कर दिया, पर उसने क्या बोला कि मेरे को गुड्स का अभी ज़रूरत नहीं है, अभी थोड़ा सा उसका नेचर भी इतना ये है नहीं, एवेपोरेट हो जाएगा, तो प्लीज़ आपके यहाँ पे स्टोर करके रखो. हमने ये फैसिलिटी दिया था क्या? बाहर रखने से बेटर है रख के रखो. द इम्पोर्टर मेड एन एप्लीकेशन until its actual clearance for sale or use. The application was allowed. However, the rate of duty increased when the goods were actually removed. रेट ऑफ ड्यूटी क्या हो गया ना, जब असली में मैंने निकाला, इधर पे समझो एक्स बॉन्ड जब भी फाइल किया था तब रेट ऑफ ड्यूटी सपोज 10% था, अब असली में मैंने जब निकाला 15% हो गया. अब डिपार्टमेंट बोल रहा है अरे 5% और दो, तुमने 10% दिया था बट तुमने एक्स्ट्रा रखा है इधर, तब तक मैं 5% और बढ़ गया. जब बिल बन गया, सब कुछ हो गया, अब डिपार्टमेंट एक्स्ट्रा मांग सकता है क्या? आंसर इज नो. एक्स बॉन्ड के हिसाब से तो उसने दे दिया, अब तुम एक्स्ट्रा रख रहे हो, इसका मतलब ये नहीं है तुम वो फैसिलिटी वेयर हाउसिंग की यूज़ कर रहे हो. वेयर हाउसिंग मतलब आप बिना कस्टम्स ड्यूटी पे किए रख रहे हो, कस्टम्स ड्यूटी तो आपका पेड है, बराबर. तो ये जो, हाँ, चार्जेस का बात नहीं कर रहे, ये डिफरेंशियल ड्यूटी का बात कर रहे हैं. वही अपन ने पहले वाले में भी क्वेश्चन कुछ और समझा, दूसरे वाले में ये ड्यूटी की बात कर रहे हैं, चार्जेस का बात नहीं कर रहे. द कंपनी चैलेंज द डिमांड, वेदर इट विल सक्सीड. आंसर इज यस, कंपनी विल सक्सीड.
आंसर पढ़े इसका, फिफ्थ वाले का, इंटरेस्टिंग है हाँ. Yes, the company will succeed. The facts of the given situation are similar to the case of CCUS or Beko Lorry Limited, wherein the Supreme Court has held that where the duty on the warehouse goods is paid and out of order charge order for home consumption is made by the PO in compliance with the provisions of 68, the goods allowed to be retained for storage in the warehouse as permitted under 49. 49 में हमको परमिशन भी दिया था कि भाई बाहर चोरी वोरी हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, उससे अच्छा रख सकते हैं. Of the Customs Act are not treated as warehouse goods. बराबर. An importer would not be required to pay anything more. Section 49 of the Customs Act also provides that imported goods entered for home consumption if stored in a public warehouse or in a private warehouse on the application of importer, and if the same cannot be cleared within the reasonable time, shall not be deemed to be warehouse goods and accordingly provisions लगेगी क्या? No. समझे? अच्छा था ये.